हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जी हाँ, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ में चल रहे हैं और अब तक हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। इस आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ में हम कक्षा 10 के कुछ अध्यायों को भी कवर कर चुके हैं, जिसमें से अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 को भी हमने कवर कर लिया है। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के किन किन अध्यायों को किस प्रकार से अध्ययन किया है वो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अध्याय नंबर 1 जो कि परिचय का इतिहास है, एक परिचय जिसके अंदर संपूर्ण राजस्थान का इतिहास आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कंटेंट में यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। और राजस्थान राजवंशों के बारे में बात करें, जैसे मान लो कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इस पाठ्यक्रम के इस अध्याय में हमने कवर किया है। इसके बाद में राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो अन्य मत हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने गुहिल वंश के बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में मारवाड़ का राठौड़ वंश भी इस अध्याय में हमने कवर किया है। इस प्रकार से शाकंभरी का चौहान वंश, इसके बाद में हमने किया जो जालोर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश। यानी इस एक अध्याय में बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उपलब्ध होने वाले हैं। इस पाठ्यपुस्तक से इस कंटेंट से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के पटल पर, तो आप इस पाठ्यपुस्तक से बहुत सारे प्रश्न कवर अप करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद हमने इसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 2 पढ़ा है, जिसके अंदर हमने राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया। अध्याय नंबर 3 को भी हमने कवर किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेलों के बारे में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर हम सीधे कंटेंट पर चलते हैं। आज का टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अध्याय नंबर 4, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। हम इस अध्याय में राजस्थान के परिधान के बारे में, पुरुष परिधान, स्त्री परिधान, राजस्थान के वस्त्र उद्योग और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में और मुख्यतः इसमें आभूषणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से प्रश्न एक प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आपसे आशा है कि आप अगर चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करेगा इस प्रकार की वीडियो लेकर आने की और आप तक इस नवाचार को पहुंचाने के लिए। तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। अध्याय नंबर 4 को शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा यहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थान वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान के प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में इसकी विविधता व जिनके प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। यानी कसुमल मतलब लाल रंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुरुष परिधान के बारे में। राजस्थान के पुरुष जो किस किस वस्त्र को धारण करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई, कातने के चक्कर, तकली इस बात के प्रमाण है कि इस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े के सिवाय कुछ अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर
पहनी जाती थी। धोती घुटनों तक व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतरा है। ये चीज़ें हम लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, इससे ये मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा है। सब चीज़ों को लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कथनीय प्रश्न बनते हैं, जो कि आजकल का आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न जो बदला है इसके आधार पर वहाँ से वो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 चार चार कथनीय प्रश्न पूछेगा। उस विषय पूछेगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो वहाँ फिर आपका अगर कंटेंट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आपके जो प्रश्न के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कंटेंट क्लियर नहीं किया तो वहाँ से प्रश्न आपका गलत हो सकता है। इसलिए हम चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं ताकि आप इन चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ सको। राजस्थान में चित्रित अनेक क्लब सूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें से राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे देखिए पगड़ियों के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ये सब के किसके प्रकार है, ये पगड़ियों के प्रकार हैं जो राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं। एक बार पूरे देख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है। विविध पेशे के लोग में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आंटे वाली पगड़ी और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहन का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोटड़े की पगड़ी, देखिए मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण कोटेश है, एक बार उन्हें देख लीजिएगा कि मोटड़े की पगड़ी कब किस उत्सव पर पहनी जाती है, विवाह उत्सव पर। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में पहनी जाती है और दशहरे त्यौहार पर मंदिल की पगड़ी पहनी जाती है। और फूल पत्ती वाली पगड़ी कब पहनी जाती है, होली के अवसर पर। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि मोटड़े की पगड़ी किस उत्सव पर पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर। श्रावण मास में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, लहरिया की। और मंदिल पगड़ी कब पहनी जाती है, दशहरे पर। फूल पत्ती वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये याद रखिएगा। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगधूली, गोशपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा व फेंटा पहनना पसंद करते थे। उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे, वो चीरा और फेंटा पहना करते थे। वस्त्रों में पगड़ी का प्रमुख स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति व धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाहादि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा का भी प्रचलन है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार प्रवृत्त होती और उसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा है, जिसमें तनसुक, ये किसका है, अंगरखी के प्रकार है, जिसे तनसुक भी कहा जाता है, दुतई का कहा जाता है और गाबा कहते हैं। इसके बाद इसे गद्दर भी कहते हैं, मिर्जाइक भी कहते हैं, डोडी भी कहते हैं, कानो भी कहते हैं, डगला भी कहा जाता है। ये किसके अंगरखी के प्रकार है, याद रख लेना। ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से अंगरखी का प्रकार नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये किसके प्रकार है। ये हो सकता है आपको पगड़ी के प्रकार दे दे, ये किसी साड़ी के प्रकार दे सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है ये किसके प्रकार हैं, ये अंगरखी के प्रकार हैं। सर्दी के मौसम में इसमें कई रुई भरी जाती थी। सर्दी ऋतु में कंधों पर केस, शॉल और पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृति प्रदान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला और कोट, जोधपुरी कोट अलग से अपना पहचान रखता है। तो याद रखना, जोधपुरी कोट राजस्थान का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये हमारे राज्य पोशाक के रूप में माना जाता है जोधपुरी कोट को।
अब हमने पढ़ा था पुरुष परिधान के बारे में, अब पढ़ेंगे हम स्त्री परिधान के बारे में। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा की यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों द्वारा घाघरा बनाया, जिसका छोटा रूप लहंगा होता है। घाघरा का छोटा रूप लहंगा होता है, याद रखना। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों की विविध रूप, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि साड़ियों के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, चोल, निचोल, पट, दुक्कुल, अशुक, वसन, चीर पटोती, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरा वाली और साड़ी, ये साड़ियों के प्रकार हैं। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से साड़ियों का प्रकार नहीं है, तो देख लीजिएगा, चोल, निचोल, पट, दुक्कुल, अशुक, वसन, चीर पटोई, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरा वाली और साड़ी, ये सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी जो साड़ी के प्रकार है। चुंदरी और लहरिया साड़ी राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े प्रचलित है, जिसमें जामदानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मशरू, चीख, इलायची, मसूदी चीख, मीर बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फखरू शाही छींट, बाप्ता, मोमजामा और गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। राजस्थान के वस्त्रों की प्रमुख विशेषताएं, वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। स्वाई जयसिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। 36 कारखाने किससे संबंधित थे? स्वाई जयसिंह से। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में 36 कारखाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है स्वाई जयसिंह से संबंधित। सीमन खाना, रंग खाना, छापा खाना, कपड़े सिले, रंगे छपे जाते थे। तो ये सिविल खाना और रंग खाना, छापा खाना, ये सभी स्वाई जयसिंह के समय थे, जिसे 36 कारखाने कहा जाता था। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज व नीलकर करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे और रंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया, चुनरी है। इसके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। पोमचा करता है कमल फूल के प्यार युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु के, यहाँ से प्रश्न बनता है, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की तरफ से और से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा आता है। बेटे के जन्म पर कौन सा पोमचा आता है? पीला पोमचा। और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है। याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार प्रश्न ये बना है। श्रावण में विशेष तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बात की ओढ़नी, देखिए तीज पर लहरिया बात की ओढ़नी पहनती हैं और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते थे। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते थे। देखिए लहरिये 1, वहाँ का नहीं प्रश्न बन सकता है, तो इसमें 4 भी दे सकता है, लेकिन 4 इसमें है नहीं। लहरिये के प्रकार कौन कौन से हैं? लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते थे। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता था। मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया पहना जाता है। लहरी कई बातें प्रकार लिए प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। साहित्य में किस लहरिया का उल्लेख मिलता है? प्रतापशाही का। जयपुर की रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। जयपुर के रंगरेज किसके लिए प्रसिद्ध है? राजाशाही लहरिया के लिए। चमकदार गुलाबी रंग की ओढ़ी जाने आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक और हो तो वह लहरिया, और दोनों तरफ से एक दूसरे को काटती हो तो उसे मुठड़ा कहते थे। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रचते थे, जिसमें से चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती थी। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाया जाता था। तो याद रखिएगा 2, 3, 5, इसमें 4 नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बंद तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बंद तकनीक के अंदर चुनरी के जो बंदेज है सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना तो अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की चुनरी, चुनरी के बड़े बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती थी। सिक्कर शेखावाटी की बंदेज गिनती में बारीक बंदेजों में गिनी जाती है। सिक्कर की शेखावाट की जो बंदेज है वो बारीक बंदेजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में सबसे पहले राजस्थान में मल्यागिरी जिसे कहा जाता है, मल्यागिरी का जो भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वस्त्रों तक सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस जयपुर में, यह प्रश्न बन सकता है, सिटी प्लेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे। किस वर्ग के द्वारा अमोवा नामक का प्रयोग किया जाता? अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े और सख्त अलंकृत छपते थे। इसमें से लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती थी। बाड़मेर अजरक पत्ती के लिए प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता दोनों की छपाई है। याद रखना, अजरक प्रिंट की जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है, उसका रंग कैसा है? लाल और नीले रंग का। लाल और काला भी दे सकता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अजरक प्रिंट का रंग कैसा है? लाल और नीला, याद रखना। और इसके दोनों तरफ छपाई होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की स्टाइलों से बहुत मिलते हैं। याद रखना, बाड़मेर की अजरक प्रिंट के बारे में सत्य कथन है। ऐसे बनेगा प्रश्न कि बाड़मेर की अजरक प्रिंट के बारे में सत्य कथन है। तो ये तो क्या है, ये लाल व नीले रंग में बनाए जाते हैं। ऑप्शन एक हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि ये दोनों तरफ छपाई होती है इनकी। तीसरा ऑप्शन हो गया इसका अलंकरण ज्यामितीय होता है। और चौथा ऑप्शन इसकी तुर्की स्टाइल में बहुत मिलते जुलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुन्नी की छपाई होती है, पर ओढ़नी के आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बनाए जाते थे। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई होती थी। छिंपों का अकोला कहलाता था। बगरू जयपुर का बगरू प्रिंट जयपुर की, अकोला का अकोला प्रिंट और बेगर का काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। इसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल, काले फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन होते हैं। सांगानेर जयपुर में अनेक स्थानों से विभिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार की सुरुचि अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों और लयात्मक मूर्तियों है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खदारी ने इस फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं इसको आगे। क्या आप जानते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बबरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। भौगोलिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़ों में कैथुन, मांगलोर बारा का मसूरिया, तनसुक मथानिया, जोधपुर की मखमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विभिन्न मूल्यवान प्रदान बनाने के लिए काम आती है। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों पर सुबह मानी जाती थी। जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनाई जाती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी भी आकृति को कपड़े में रंग कर काट कर उसे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहली रंग आदि के पर्दे और तंबू कनातों का सजाने के लिए किया जाता था। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते थे। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा के प्रकार कौन कौन से? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया। थर्ड ग्रेड एग्जाम में तो ये पूछा भी गया है कि गोटा के प्रकार हैं गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। गोटा के प्रकार कौन कौन से हैं? गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी और ये देखिए यहाँ प्रश्न बना है ये, ठीक है। तो गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी इसके गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 4 मास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा
लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में है कि राजस्थान में खंडेला कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो गोटे के लिए प्रसिद्ध है। सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटी की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती थी, जिसमें ऊंट, मोर, बेल, घोड़े, हाथी। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। पेच वर्क किसका प्रसिद्ध है? याद रखना, शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती थी, जिसे पेच वर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती थी। पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में उल्टी बनिया, चेन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक से कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती थी। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े व मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जुड़ाव होता था, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता था। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। तो ये पढ़ रहे थे हम राजस्थान के वस्त्रों के बारे में। कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा आभूषण रहने वाला है। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषणों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई इस थीम के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।